हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज आपको लूसेंट की दूसरी चैप्टर देने जा रहे हैं। इसमें भी आपको बायो ही बताएंगे आज। इसके बाद केमिस्ट्री और फिजिक्स के चैप्टर भी हम स्टार्ट करेंगे ताकि आपका प्रॉपर रिवीजन हो सके और एग्ज़ाम्स तक आप कंप्लीट अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर सको। जिन्हें भी आप पहले ही एक काम करना कि बायो आप पढ़ के रखना और पढ़ने के बाद आप हमारा वीडियो देखना। इससे क्या होगा कि आपको चीज़ें याद हो जाएंगी और ये भी पता चलेगा कि आपको क्या क्या इम्पोर्टेंट पढ़ना है, या जिन्होंने भी अभी तक नहीं पढ़ा है बायो वगैरह या साइंस नहीं पढ़ा है, जनरल साइंस, वो लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा अगर वो वीडियो देख के तब अपनी पढ़ाई करते हैं। या तो वो पढ़ के तब वीडियो देखें या वीडियो देखने के बाद पढ़ाई करें। इससे उन्हें याद अच्छी तरीके से हो जाएगा। और हम जहाँ भी आपको बोलें कि ये इम्पॉर्टेंट है, कहीं पूछा हुआ है या कुछ, उसको वीवीआई कर दीजिए और उसको अंडरलाइन करके रखिए ताकि वो एग्ज़ाम के टाइम में आप उसे देखोगे तो वो चीज़ें आपको याद आ जाएंगी और वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज का सेकंड चैप्टर है व्हाट इज़ लिविंग। इसमें ये कभी नहीं पूछा जाता है किसी भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले, मतलब एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं कि लिविंग हम क्या कहते हैं या किसे कहते हैं। सिंपली इतना याद रखिएगा कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, ये कैरेक्टरिस्टिक्स जिसमें भी होती हैं वो लिविंग कहलाता है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन किस तरह से किया गया है। सबसे पहले आपको बता दूं, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है सारे ऑर्गेनिज्म को उसके ग्रुप में डिवाइड करना। अलग अलग ग्रुप्स में डिवीजन को ही बेसिकली हम क्लासिफिकेशन कहते हैं, या कैटेगराइज करने को भी कहा जाता है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट ये है याद रखने वाली चीज़ कि लीनियस ने सबसे पहले टू किंगडम सिस्टम दिया था। टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम भी इसको कहा जाता है और इसमें दो किंगडम थे, प्लांटी एंड एनिमलिया, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स को अलग अलग इन्होंने डिवाइड किया था। तो ये इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले ये पूछा जाता है कि सबसे पहले क्लासिफिकेशन किसने किया था, तो वो लीनियस ने किया था। और वो कौन सा क्लासिफिकेशन सिस्टम था, तो वो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम कहलाता है, जिसमें प्लांटी एंड एनिमलिया है। नेक्स्ट है आपका, उन्होंने उनके बुक का नाम भी पूछा जाता है, यहाँ पे मेंशन्ड है सिस्टम, ये एक ही साथ है एक्चुअली, सिस्टेमा नेचर, ये उनके बुक का नाम है और ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज, ये इनके द्वारा ही दिया गया था। और एक और चीज़ है, लीनियस को, इनका पूरा नाम है कार्लोस लीनियस, और कार्लोस लीनियस को फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी कहा जाता है। तो आप इसे भी अंडरलाइन कर लीजिएगा क्योंकि ये भी पूछा जाता है, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किसे कहते हैं, तो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कार्लोस लीनियस को कहा जाता है। और ये काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूटेड पोजीशन होता है एक्चुअली और ऑर्गेनिज्म का। बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई एंड यूग्लिना, इन सब चीज़ों को क्लासिफाई नहीं किया गया था। तो उसके बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम लाया गया था और ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम R.H. विटकर के द्वारा लाया गया था। एंड R.H. विटकर ने 1969 में ये क्लासीफाई किया था। डेट याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली ये याद रखा जाता है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो प्रपोज किया गया था वो R.H. विटकर के द्वारा किया गया था। और इसमें याद रखना ये है कि इन्होंने 5 कैटेगरिया में, क्राइटेरिया में बांटा था और उसके लिए अलग अलग क्राइटेरिया थे, जिसमें सेल स्ट्रक्चर, कम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनिज्म, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, लाइफ सिस्टम एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ये इंपॉर्टेंट है। उन्होंने ये 5 कैरेक्टरिस्टिक दी थी और इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स पे उन्होंने 5 किंगडम में अलग अलग डिवाइड किया था। ये आप यहाँ से यहाँ तक मेंशन इसको कर लीजिएगा, मतलब याद रखिएगा यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कि क्या क्या वो बेसिस था जिसके बेसिस पे इन्होंने क्लासीफाई किया था। वो था सेल स्ट्रक्चर, कम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, लाइफ स्टाइल एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है जेनेटिक रिलेशनशिप। इवोल्यूशनरी जेनेटिक रिलेशनशिप को हम फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कहते हैं। बेसिकली जीन से रिलेटेड होता है। इसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया होता है। अब इसमें आपको बता दूं, मोनेरा में जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो आते हैं। आगे चल के सेल वाले चैप्टर में आप पढ़ोगे, सेल 2 तरह के होते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। और सेल टाइप पे
आप जानते हो सेल स्ट्रक्चर सबसे पहला क्राइटेरिया है। तो सेल टाइप पे डिवाइड किया गया है। मोनेरा में सिर्फ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। उसके बाद ये चारों जो हैं इसमें यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे वो सारे के सारे प्रोटिस्टा में आते हैं, यूकैरियोटिक। एंड प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर हो, बेसिकली यूनिसेलुलर ही होते हैं, वो मोनेरा में आते हैं। अब पूछा जाता है कि मोनेरा के मेंबर क्या क्या होते हैं, तो वो याद रखिएगा। बेसिकली बैक्टीरिया जो होते हैं वो मोनेरा में आते हैं। बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, फिलामेंटस बैक्टीरिया, मतलब जितने भी तरह के बैक्टीरिया होते हैं या माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म उसको कहा जाता है, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म ऑफ द वर्ल्ड, माइकोप्लाज्मा को, और वो भी मोनेरा के अंदर ही आता है। इस पे मैंने एक वीडियो भी आपको जनरल साइंस में बायो की प्रोवाइड की है, उसमें काफ़ी अच्छे से इन सब चीज़ों को डिस्क्राइब भी किया है। आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में वो अवेलेबल है। अगर उस वीडियो को देखोगे तो आपको और अच्छे तरीके से ये चीज़ें समझ में आएंगी और याद भी हो जाएगा। बेसिकली क्या होता है कि जो लोग भी साइंस स्ट्रीम से होते हैं उन्हें प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जो साइंस स्ट्रीम से नहीं होते हैं उन्हें जनरल साइंस में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये चीज़ें आपको वहाँ पर ईजिली समझ में आ जाएगी। अगला है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में आपका आता है डायटम्स। इसमें याद रखिएगा, इसमें पैरासाइटिक एंड सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं, जिसमें डायटम्स, फ्लैजलेट्स, प्रोटोजोआ, यूग्लिना, ये सारे मेंबर्स जो हैं वो प्रोटिस्टा के हैं। नेक्स्ट है फंजाई। फंजाई में इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, मशरूम, म्यूकर एंड एल्बिगो। और ये नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन इनका होता है। और इसमें ये भी याद रखना है आपको कि फंजाई का जो सेल वॉल होता है वो काइटिन का बना होता है। यहाँ पे ये मेंशन्ड है, काइटिन का बना होता है, और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है आपका प्लांटी। प्लांटी में आते हैं आपके, दिस किंगडम इंक्लूड्स ऑल प्लांट्स एक्सेप्ट सम एल्गी, डाइटम्स, फंजाई एंड मेंबर ऑफ मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। ये टर्म सारा का सारा याद रखिएगा। प्लांटी में बेसिकली जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे आते हैं। एनिमल में ऑलमोस्ट ऑल एनिमल कम्स अंडर दिस किंगडम एक्सेप्ट प्रोटोजोअन्स, क्योंकि आप जानते हो प्रोटोजोअन्स जो हैं वो आपका प्रोटिस्टा में आ गए हैं, तो इसीलिए वो एनिमलिया में नहीं आते हैं। अगला है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी कार्लोस लिनियस के द्वारा दिया गया है, तो ये भी याद रखिएगा। नोमेनक्लेचर, इसीलिए इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है, क्योंकि टैक्सोनॉमी के अंदर ही आता है क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। इन्होंने क्लासिफाई भी किया था, टू किंगडम दिया था, एंड देन नोमेनक्लेचर भी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इन्हीं के द्वारा दिया गया है, इसीलिए बेसिकली इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है, लिनियस को। इसका मतलब होता है कि दो नाम, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म का, प्लांट या किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो बायोलॉजिकल नेम होता है उसमें दो वर्ड होते हैं, और इसे ही हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। जैसे कि यूनिफॉर्म इंटरनेशनल नेमिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये तो है बायोलॉजी। एवरी ऑर्गेनिज्म इज गिवन टू प्रॉपर नेम्स। फर्स्ट नेम इज जीनस, फर्स्ट नेम जीनस दिया गया था। एंड जो फर्स्ट नेम है इसमें आप ये ज़रूर याद रखिएगा, ऑलवेज स्टार्टेड विथ कैपिटल लेटर। एंड सेकेंड नेम इज स्पीसीज स्टार्टेड विथ स्मॉल लेटर। इस चीज़ को मैंने उस वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है आपको, अगर वहाँ पे देखोगे तो ये बिल्कुल भी आपका कन्फ्यूज़न जो है वो क्लियर हो जाएगा और आप अच्छे से इसको समझ भी पाओगे। मैं इसलिए ही इस चैप्टर को थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रही हूँ आपको, ताकि मतलब एक तो आप वहाँ से भी इसको समझ सकते हो, ऑलरेडी मैंने इसे सब कुछ समझाया हुआ है, और क्योंकि आपका रिवीजन है तो उतना टाइम देना ठीक नहीं है। जैसे कि होमो सेपियंस लिखा हुआ है, तो फर्स्ट नेम जो है होमो वो जीनस है, सेकेंड नेम जो है सेपियंस वो आपका स्पीसीज़ का नेम है। और ये आप देख रहे हो कि फर्स्ट नेम जो है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ है एंड सेकेंड नेम स्मॉल लेटर से स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे यही चीज़ एग्ज़ाम्स में क्या होता है, हमें बायोलॉजिकल नेम्स तो पता ही होते हैं, लेकिन कन्फ्यूज़न ये हो जाता है कि चारों अगर ऑप्शन सेम हो तो उस कंडीशन में क्या करेंगे। तो उसमें आपको यही ध्यान रखना होता है कि जो फर्स्ट नेम हो वो कैपिटल से स्टार्ट होंगे और सेकंड नेम जो है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होंगे।
तो ये बेसिकली इस तरह के क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, इसे ध्यान रखिएगा, और ये काफ़ी ज़्यादा पूछा भी हुआ है। अब इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है, जैसे मैन का बायोलॉजिकल नेम आप जानते हो होमो सेपियंस होता है, कैट का फेलिस डोमेस्टिका होता है, फ्रॉग का राना टिग्रीना होता है, डॉग का कैनिस फैमिलियारिस होता है। तो इसमें आपको याद रखना है बेसिकली मैन का, फेलिस डोमेस्टिका कैट का, एंड फ्रॉग का। डॉग का उतना नहीं पूछा जाता है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि कैट के लिए फेलिस जेनस यूज किया जाता है एंड डॉग के लिए कैनिस यूज किया जाता है, एंड ये दोनों एक ही फैमिली के हैं। ये अलग बात हो गई, ये आप लोग इतना नहीं समझ पाओगे, लेकिन सिंपली इतना याद रखिएगा। इसमें आपको याद रखना है होमो सेपियंस, फेलिस डोमेस्टिका, राना टिग्रीना, एंड उसके बाद आपको मैंगो का मैंगीफेरा इंडिका, ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। वीट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ट्राइटिकम एस्टिवम, ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। हाउस फ्लाई मिस्का डोमेस्टिका, ये इंपॉर्टेंट है। राइस का ओरिजा सटाइवा, ये भी इंपॉर्टेंट है। पी का पाइसम सटाइवम, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड मस्टर्ड ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस, और ये सारे बहुत ज़्यादा पूछे हुए हैं हर जगह। काऊ का नहीं देखे हैं, मैंने कभी को नहीं देखा है, लेकिन यहाँ पे जितने भी ये दिए हुए हैं, ये नाम आप ज़रूर ज़रूर याद रखिएगा, ये सारा का सारा। और यहाँ से ओरिजा से आप इसको राइस को काफ़ी ज़्यादा याद रख सकते हो, राइस का बहुत बार पूछे हुआ है। नेक्स्ट है आपका स्टडी ऑफ सेल। बेसिकली सेल को हम कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये टर्म, ये लाइन ज़रूर याद रखिएगा, सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये कहीं पूछा नहीं हुआ है, लेकिन याद रखने वाली बात है। सबसे पहले वर्ड सेल जो है वो दिया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा, तो यहाँ पे ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले ये नाम दिया था। और आपको मैंने अभी बताया कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो है वो माइकोप्लाज्मा होता है, और सबसे लॉन्गेस्ट सेल ह्यूमंस में न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स ह्यूमन बॉडी में सबसे लार्जेस्ट सेल होता है। सिर्फ ह्यूमंस की बात कर रही हूँ, ओवरऑल नहीं। और एग ऑफ ऑस्ट्रिच जो है वो सबसे बड़ा सिंगल सेल होता है। यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा सिंगल, द बिगेस्ट सिंगल सेल इज़ द एग ऑफ ऑस्ट्रिच। एक अंडा, मतलब वो इतना बड़ा अंडा सिर्फ सिंगल सेल का होता है। नेक्स्ट आप इसमें ये भी याद रखना है, सीडेन एंड स्वान एस्टेब्लिश सेल थ्योरी इन द ईयर 1838 एंड 39। ईयर तो कभी नहीं पूछा गया है, तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सेल थ्योरी किसके द्वारा प्रपोज किया गया है ये ज़रूर पूछा हुआ है, तो याद रखिएगा सीडेन एंड स्वान ने सबसे पहले सेल थ्योरी प्रपोज की थी। नेक्स्ट है आपका मेन फीचर्स ऑफ द सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के मेन फीचर्स क्या है? ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल्स, ईच सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट इट्स लाइफ फ्रॉम सिंगल सेल। ये 4 इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं। ये फीचर्स अभी तक कहीं भी नहीं पूछे हुए हैं। बेसिकली टाइप्स वगैरह पूछे जाते हैं, या जो सेल के पार्ट्स हैं उससे ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सेल इज ऑफ 2 काइंड्स। अभी मैंने आपको बताया सेल 2 तरह के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब होता है जिसमें न्यूक्लियर इन्वेलप प्रेजेंट ना हो, या किसी भी तरह का इन्वेलप प्रेजेंट ना हो, वो आपका प्रोकैरियोटिक सेल कहलाता है। और जिसमें न्यूक्लियर इन्वेलप मतलब कि न्यूक्लियस का कवरिंग प्रेजेंट हो, वो आपका यूकैरियोटिक सेल कहलाता है। आप देख रहे हो, दीज आर प्रिमिटिव सेल हैविंग 3 बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल सेल बट लेक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसमें नहीं हो वो आपका प्रोकैरियोटिक सेल कहलाता है। एंड न्यूक्लियर मटेरियल भी एब्सेंट हो इन द रीजन ऑफ साइक्लो, और न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो प्रेजेंट रहता है बेसिकली साइटोप्लाज्म में डायरेक्टली, और उसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। इसमें किसी भी तरह का मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल जो है वो नहीं पाया जाता है। अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल इसमें एब्सेंट होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी बॉडीज ईटीसी, ये सारे नहीं प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। और ये पाया जाता है वायरस, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और जितने भी अदर और प्रोकैरियोट्स हैं उन सब में।
अगला है यूकैरियोट। दे आर कंप्लीट सेल विच contain membrane bound organelle and nucleus, unicellular and multicellular plant and animal। अब यूकैरियोटिक में डिवीजन है, जैसे सबसे पहले काइंड ऑफ सेल में आ गया प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, देन यूकैरियोटिक में यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर है, देन मल्टीसेलुलर में भी आपका डिवीजन है प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंसेस लिखे हुए हैं और ये डिफरेंसेस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें याद रखिएगा। जैसे प्रोकैरियोटिक में दिया हुआ है साइज ऑफ सेल इज जनरली स्मॉल, साइज ऑफ सेल इज जनरली लार्ज, न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट होता है, इट कॉन्टेन्स सिंगल क्रोमोजोम विच इज़ सर्कुलर इन शेप, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसमें सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए भी प्रेजेंट होता है बेसिकली प्रोकैरियोटिक सेल में, या बैक्टीरिया में आप पढ़ोगे। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल आर एब्सेंट, सेल डिवीजन टेक्स प्लेस बाय फ्यूजन और बाउंडिंग। यहाँ पे आप देख रहे हो एक से ज़्यादा क्रोमोजोम हो सकते हैं, सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं, सेल डिवीजन जो है वो माइटोसिस या मियोसिस के थ्रू होता है, मतलब माइटोसिस या मियोसिस यूकैरियोटिक सेल में होता है। क्वेश्चन एक बार ऐसा पूछा हुआ है कि माइटोसिस किस में होता है, और उसमें बैक्टीरिया, वायरस और अदर ऑप्शंस दिए हुए थे जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे, और एक ही यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का ऑप्शन था। तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि माइटोसिस या मियोसिस टाइप का सेल डिवीजन सिर्फ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में होता है। बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन जो है वो बेसिकली बीपीएससी वगैरह में पूछा जाता है, या जो मतलब अच्छे एग्जाम्स हैं उसमें ही ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब है स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल सेल। स्ट्रक्चर में सबसे पहले आता है आपका सेल वॉल। एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, प्लांट सेल में ही सिर्फ सेल वॉल प्रेजेंट होता है। प्लांट सेल देयर इज ए रिजिड सेल वॉल विच इज़ नॉन लिविंग एंड फ्रीली परमिएबल। सेल वॉल नॉन लिविंग होता है, फ्रीली परमिएबल होता है, इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड काइटिन, इट प्रोवाइड शेप एंड रिजिडिटी टू द सेल। ये ज़रूर याद रखिएगा, पूछा जाता है कि प्लांट सेल में सेल वॉल किस चीज़ का बना होता है, तो सेल वॉल जो है वो सेलुलोज का बना होता है, और फंजाई में याद रखिएगा सेल वॉल काइटिन का बना होता है, काइटिन का फंजाई में प्रेजेंट होता है, और प्लांट में सेलुलोज का बना हुआ होता है। अगला है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, इस कंफ्यूज नहीं होइएगा कि सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या डिफरेंस है, दोनों एक ही चीज़ है। आउटर कवरिंग ऑफ एनिमल सेल, in plant cell it is found within cell wall, it is thin elastic living double layer permeable membrane, it is made up of phospholipid molecules। ये important है, सेल मेम्ब्रेन जो है वो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल से बने होते हैं, इसका फंक्शन होता है रेगुलेट करना मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल। अगला है प्रोटोप्लाज्म। द होल फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रोटोप्लाज्म। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितने भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं उसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। द नेम प्रोटोप्लाज्म इज गिवन बाय पुरकिंजे, ये ध्यान रखिएगा, पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म का नाम दिया था सबसे पहले। प्रोटोप्लाज्म इज मेड अप ऑफ वेरियस केमिकल सब्सटेंसेस लाइक वाटर, आयन, साल्ट एंड organic molecules. It is living part of cells. Protoplasm is divided into two parts, cytoplasm and nucleoplasm. Cytoplasm, the fluid found outside the nuclear membrane. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर जो सेल होता है वो आपका साइटोप्लाज्म कहलाता है, एंड जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर होता है वो न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। इससे अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछे हुए हैं, और इस तरह की चीज़ों को आप इग्नोर करके चल सकते हो। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डिस्कवर्ड बाय एल्टमन इन द ईयर 1986। ये ज़रूर याद रखिएगा। दीज आर सिलेंड्रिकल रॉड शेप्ड स्फेरिकल स्ट्रक्चर फाउंड इन साइटोप्लाज्म। स्ट्रक्चर भी आप याद रखिएगा, बेसिकली रॉड शेप्ड होता है माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। इट इज सराउंडेड बाय डबल लेयर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन हैज़ मेनी फोल्ड कॉल्ड क्रिस्टी। ये ज़रूर याद रखना है, इनर मेम्ब्रेन जो है इसमें क्रिस्टी प्रेजेंट होते हैं, और ये भी याद रखना है कि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है। कभी कभी ये भी पूछ देता है, डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है, इनर मेम्ब्रेन में मेनी फोल्ड्स होते हैं जो क्रिस्टी कहलाता है,
नेक्स्ट है आपका फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड मैट्रिक्स विच कॉन्टेन्स मेनी इंजाइम्स एंड को इंजाइम्स। और आप जानते हो एटीपी का फॉर्मेशन जो है वो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसके इनर लेयर में ही होता है और इसीलिए पावर हाउस ऑफ द सेल इसको हम कहते हैं। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया इज द रेस्पिरेटरी साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। यहाँ पे रिच अमाउंट ऑफ एटीपी का प्रोडक्शन होता है और इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। नेक्स्ट, गोल्जी बॉडीज़ है डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी, ये याद रखना है और नाम से भी याद हो जाएगा। कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी बॉडीज़ का डिस्कवरी की थी। गोल्जी बॉडीज़ आर मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ ट्यूब्स वेसिकल एंड वैक्यूल्स इन प्लांट इज मोर नंबर एंड डिक्टायोजोम्स इनको कहा जाता है। इनका फंक्शन होता है स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। इट आल्सो इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड लाइसोसोम्स। बेसिकली गोल्जी बॉडीज जो है वो लाइसोसोम्स का क्रिएशन करते हैं और अभी तक क्वेश्चन यही पूछा हुआ है कि लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन किससे होता है, तो वो गोल्जी बॉडीज से होता है। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, membrane network of tubules like structure found in cytoplasm is also called endoplasmic reticulum, and it is attached with the nucleus on one side and to another side plasma membrane से connected होता है। endoplasmic reticulum help in the distribution of material, it forms supporting framework of cell। यहाँ ये important नहीं है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड आर इसको कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इनका फंक्शन इंपॉर्टेंट होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन की सिंथेसिस होती है एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड्स की सिंथेसिस होती है। और यही अभी तक बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा हुआ है, तो इसको आप नोट कर सकते हो और याद भी रखिएगा। अगला है राइबोसोम्स, डिस्कवर्ड बाय पैलिडी। जॉर्ज पैलिडी ने सबसे पहले राइबोसोम्स की डिस्कवरी की थी और ये स्मॉल ग्रैन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर फाउंड अटैच टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इन फ्री स्टेट इट इज़ मेड अप ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा हुआ है बहुत बार कि राइबोसोम्स किससे बने होते हैं, तो ये आरएनए से बने होते हैं। आरएनए प्लस प्रोटीन से बना होता है राइबोसोम्स, और राइबोसोम्स का मेन काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये याद रखिएगा, राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस। इसकी डिस्कवरी की थी पैलिडी ने और ये बना होता है आरएनए से। नेक्स्ट है लाइसोसोम्स। ये लाइसोसोम्स वाज डिस्कवर्ड बाय डी दुबे। ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, ये भी आपको याद रखना है। लाइसोसोम्स जो होते हैं, जैसे अभी तक आपने पढ़ा राइबोसोम्स वगैरह, माइटोकॉन्ड्रिया, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होते हैं, लेकिन लाइसोसोम्स जो है वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है और इसका जो मेम्ब्रेन होता है उसे हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट इसके मेम्ब्रेन को, और ये इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। ये भी बहुत बार पूछा हुआ है कि लाइसोसोम्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और इसीलिए ये इनके अंदर जो भी कुछ होता है उसे डाइजेस्ट कर देते हैं। अगर ये सेल में किसी वजह से फैल जाएं, अगर इनका ये टोनोप्लास्ट ब्रेक हो जाए और ये फैल जाएं, तो ये पूरा सेल डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और इसीलिए इसको हम सुसाइडल बैग भी कहते हैं। तो लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग कहा जाता है और ये पूरे सेल को डाइजेस्ट कर सकते हैं, इतनी इनकी कैपेसिटी होती है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट टर्म इतना ही है। नेक्स्ट है आपका सेंट्रोजोम। इसकी डिस्कवरी बोभरी ने की थी और ये सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है और सेल डिवीजन में हेल्प करता है। सेंट्रोजोम या सेंट्रोमियर्स भी इसको कहते हैं। सेंट्रोजोम सेल डिवीजन में हेल्प करता है और सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है और ये किसी भी तरह के मेम्ब्रेन से बंधा हुआ नहीं होता है। इसका काम होता है स्पिंडल फाइबर बनाना ड्यूरिंग सेल डिवीजन। नेक्स्ट है आपका प्लास्टिड्स, और प्लास्टिड्स सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। 3 तरह के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। ये तीनों याद रखिएगा। क्लोरोप्लास्ट आप जानते हो, ग्रीन पिगमेंट्स फाउंड इन ग्रीन प्लांट
और इसीलिए इसको किचन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट याद रखना है। किचन ऑफ द सेल क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट इज बाउंडेड बाय 2 यूनिट मेम्ब्रेन हैविंग ग्रेना एंड स्ट्रोमा। इसमें 2 पार्ट होते हैं, ग्रेना एंड स्ट्रोमा। ग्रेना आर मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक लाइक स्ट्रक्चर found in stalks containing chlorophyll molecule. Stroma is the matrix present inside the chloroplast which contains photosynthetic enzymes and starch grains. Granum is the site of light reaction during photosynthesis while stroma is the site of dark reaction. तो इसमें इम्पॉर्टेंट याद रखने वाला टर्म ये है कि किचन ऑफ द सेल इसको कहते हैं। इसमें 2 पार्ट होते हैं, ग्रेना एंड स्ट्रोमा। ग्रेनम में लाइट रिएक्शन होता है। प्लांट में 2 तरह के रिएक्शन होते हैं, फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में ये क्लियर हो जाएगा, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाइट रिएक्शन कहाँ पे होता है, तो वो ग्रेनम में होता है या ग्रेना में होता है, और डार्क रिएक्शन जो होता है वो आपका स्ट्रोमा में होता है। तो यहाँ पे याद रखने वाली टर्म यही है, इसको अंडरलाइन कर सकते हो आप। इसका मेन काम होता है ग्रीन कलर टू प्लांट टेक पार्ट इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इसका मेन काम होता है। नेक्स्ट है क्रोमोप्लास्ट। ये कलर्स प्रोवाइड करते हैं अलग अलग प्लांट्स को। एंड क्रोमोप्लास्ट में आपका जैंथोफिल्स वगैरह आता है, आर फाइकोइरिथ्रीन एंड जैंथोफिल्स, ये सारे आपके कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं जिसको हम क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कलर्ड प्लास्टिड हम किसे कहते हैं। मेरे वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, क्रोमोप्लास्ट को कहते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया हुआ है तो इसको ध्यान जरूर रखिएगा। अगला है ल्यूकोप्लास्ट। ये आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कलरलेस प्लास्टिड्स। ल्यूकोप्लास्ट इज कलरलेस। तो ये भी पूछा हुआ है कि कलरलेस प्लास्टिड क्या होता है, तो कलरलेस प्लास्टिड आपका ल्यूकोप्लास्ट होता है। इट स्टोर्स द फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, फैट एंड प्रोटीन। नेक्स्ट है आपका वैक्यूल्स। दीज आर फ्लूइड फिल्ड single membrane bounded dead organelles of cell. In plant cell it is larger in size but in animal cell it is smaller in size. बेसिकली जितना भी सेल में कचरा होता है उस कचरे को बाहर निकालने का काम इन वैक्यूल्स का होता है, और ये प्लांट सेल में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, एनिमल सेल में काफ़ी कम होते हैं। नेक्स्ट है आपका न्यूक्लियस। Nucleus is spherical, centrally located in major structure found in the cell. In plant cell, it is shifted towards periphery, and double layered nuclear membrane इसमें present होता है. Within nucleoplasm, nucleolus chromatin material is present. Nucleolus rich in protein and RNA. अब यहाँ पे important ये है, यहाँ पे ये से मार्क कीजिएगा, nucleolus is rich in protein and RNA. Chromatin material is thin thread like structure. क्रोमैटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, और ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है और ये नेटवर्क बनाता है। एंड क्रोमैटिन जो होता है वो डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन का बना हुआ होता है। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्रोमैटिन किस चीज़ से बना होता है, तो क्रोमैटिन आपका डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है, और ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो इसका स्ट्रक्चर याद रखना है और किस चीज़ से बना हुआ है ये याद रखना है। तो न्यूक्लियस में बस इतनी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं कि ये स्फेरिकल होता है, बेसिकली सेंटर में लोकेटेड होता है, और डबल लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। अगला है ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमैटिन ब्रेक्स इनटू पीसेस एंड फॉर्म्स क्रोमोजोम। तो ये क्रोमैटिन ही क्रोमोजोम का फॉर्मेशन करता है एट द मेटाफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन। इसका काम होता है इट कंट्रोल्स ऑल एक्टिविटी ऑफ सेल्स, सो इट इज ऑल्सो नोन एज कंट्रोल रूम ऑफ द सेल। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कंट्रोल रूम ऑफ द सेल जो है वो न्यूक्लियस को कहा जाता है। इसमें डिफरेंसेस हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल में। प्लांट सेल लार्जर साइज के होते हैं, सेल वॉल प्रेजेंट होता है जो कि सेलुलोज एंड काइटिन का बना होता है, प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रोजोम एब्सेंट होते हैं, वैक्यूल्स लार्जर साइज के होते हैं। वही एनिमल सेल में आप देख रहे हो स्मॉलर साइज का होता है, सेल वॉल एब्सेंट होता है, प्लास्टिड एब्सेंट होता है, सेंट्रोजोम प्रेजेंट होता है, वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं या फिर स्मॉलर इन साइज होते हैं। नेक्स्ट है आपका क्रोमोजोम। क्रोमोजोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन न्यूक्लियस, ये पहले ही क्लियर हो चुका है आपका। इट बिकम्स विजिबल ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। ईच क्रोमोजोम इज मेड अप ऑफ 2 क्रोमैटिन ज्वाइंट टुगेदर एट ए पॉइंट सेंट्रोमियर। बीड लाइक स्ट्रक्चर
फाउंड ऑन क्रोमोजोम इज कॉल्ड जीन। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन जरूर कीजिएगा। बीट लाइक स्ट्रक्चर फाउंड ऑन क्रोमोजोम कॉल्ड जीन। जीन आर मेड अप ऑफ डीएनए। जीन्स जो है वो डीएनए से बने होते हैं, विच इज कैरियर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन आप जनरेशन टू जनरेशन। इन सम वायरसेस आरएनए इज जेनेटिक मटेरियल कॉल्ड रेट्रोवायरस। कुछ वायरसेस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करते हैं और उसे हम रेट्रोवायरस कहते हैं, जैसे कि एचआईवी वायरस। यहाँ पे ये मेंशन जरूर कीजिएगा, एचआईवी एक रेट्रोवायरस है। इन प्रोकैरियोट देयर इज ओनली वन क्रोमोसोम लाइक बैक्टीरिया एंड वायरसेस। Eukaryotic cell possess many chromosome. A particular kind of species have definite number of chromosome in their cell, which are in pair known as diploid. The set of unpaired chromosome is called haploid. Gametes have haploid set of chromosome. ये इतना important नहीं है, आपको याद रखना है बेसिकली नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स प्रेजेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। किस ऑर्गेनिज्म में कितना पेयर क्रोमोजोम प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे आपको वीट याद रखना है, बहुत बार पूछा हुआ है। टोमेटो याद रखना है। स्कैरिस याद रखना है। स्कैरिस में 1 पेयर प्रेजेंट होता है, टोमेटो में 12 पेयर होते हैं, वीट में 21 पेयर होते हैं। इसके बाद आपको पी में याद रखना है 7 पेयर्स होते हैं। ह्यूमन में 23 पेयर्स होते हैं, मतलब 46 क्रोमोजोम्स होते हैं टोटल। इन सभी को पेयर से आप नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि ये नंबर में ज़्यादा पूछे जाते हैं। बेसिकली पेयर्स में काफ़ी कम होते हैं, जैसे ह्यूमंस के लिए ही ये 46 पूछा जाता है, ना कि 23 पेयर्स। उसी तरह पी प्लांट में 7 पेयर्स नहीं होके 14 होता है। स्कैरिस में 2 होते हैं। बेसिकली स्कैरिस में सबसे कम नंबर ऑफ क्रोमोजोम पाया जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा पूछा भी गया है। सबसे कम नंबर ऑफ क्रोमोजोम किस में होता है, तो ये आपका स्कैरिस में होता है। इधर आपको याद रखना है, ओनियन में इसमें 8 पेयर्स होते हैं और चिंपैंजी में 24 पेयर्स होते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनको याद रखिएगा। अभी तक पूछे हुए हैं ये जो भी मैंने आपको अभी तक बताया, तो इसको याद रखिएगा, किसी भी तरह इसको रट्टा मार जाइएगा। ह्यूमन का अगर याद हो गया तो बाकी सारी चीज़ें भी आपको याद हो जाती हैं। इसके बाद न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए आरएनए वगैरह के बारे में है कंप्लीट स्टडी। ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूँगी। इतना तब तक आप लोग पढ़ के रेडी करके रखिए और अगली वीडियो काफ़ी जल्दी आएगी। डेली हम कोशिश करेंगे कि आपको एक वीडियो प्रोवाइड की जाए ताकि आपका रिवीजन काफ़ी अच्छी तरीके से हो सके। अगर आपको इसमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए या करंट अफेयर्स वगैरह तो आप हमें फेसबुक पे, इंस्टा पे, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ भी हमें कनेक्ट कर सकते हैं। इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, तो आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ उस दिए हुए लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ आपको जितने भी पीडीएफ चाहिए किसी भी चीज़ के लिए, जो भी हम प्रैक्टिस सेट देते हैं उसका पीडीएफ या करंट अफेयर्स चाहिए उसका, तो वो सारे पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। वहाँ से आप डाउनलोड करके अपने रिवीजन काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें बेझिझक कुछ भी कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करके आप हमसे पूछिए, हम आपको ज़रूर बताएंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को जिन्होंने भी नहीं किया है, और कमेंट तो कीजिए ही कीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जैसे ही कोई वीडियो आएगी तो नोटिफिकेशन आपको चला जाएगा। ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आप जिस वक्त लाइव आते हैं उसी वक्त आपको वीडियो मिल जाएगी, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।